यस। ठीक है। कौन कौन आ गया? ठीक है, चलो। ठीक है चलो। देखो बेटा, आज हम करेंगे पर्सनालिटी, सिर्फ आज हम पर्सनालिटी की एक थ्योरी करेंगे बेटा आज हम। ठीक है। पर सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि पर्सनालिटी की थ्योरीज होती कौन कौन सी हैं। ठीक है। तो हमने अभी तक कल किसकी फिनिश करी है? यस एवरीवन। इंटेलिजेंस की। हाँ। ठीक है। इंटेलिजेंस थ्योरी। हाँ। 2 मिनट बेटा, एक बार होल्ड रखना, 1 मिनट रखना। पूनम आ गई? चलो। देखो, पर्सनैलिटी क्या होती है? जैसे आप थिंकिंग करते हो, आप फुलफिलिंग करते हो या बिहेव करते हो। व्यक्तित्व के सीखने के, सोचने के, महसूस करने के और व्यवहार करने का एक विशेष तरीका है भी क्या होता है बेटा? पर्सनैलिटी होता है। अब ये आता है कि तो पर्सनैलिटी है, जो पर्सनैलिटी है हैज डेड फ्रॉम द लेटिन वर्ड पर्सोना। तो यहां से भी आ जाता है आपका वर्ड, आपकी पर्सनैलिटी कहाँ से ली गई है? पर्सनैलिटी वर्ड, जो पर्सनैलिटी वर्ड है बेटा वो आपका लैटिन वर्ड पर्सोना से लिया गया है, विच मीन्स अ मास्क, मुखौटा या नया नकाब। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना से हुई है, जिसका अर्थ है मुखौटा या नकाब। पर्सनालिटी होती कैसे? हेरिडिटी मल्टीप्लाई बाय एनवायरनमेंट, वंशाक्रम गुना में वातावरण। इन दोनों चीजों का इफेक्ट आपकी पर्सनालिटी पे पक्का पड़ता ही पड़ता है। एक बच्चे की व्यक्तित्व उसकी वंशाक्रम और उसके हेरिडिटी से आती आदि से जाता। इट इंक्लूड्स फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट, इसमें दोनों आते हैं, आपके शारीरिक और मनोवैज्ञानिक घटक आते हैं। अब बेटा देखो, ध्यान से सुनो, कितने टाइप्स की पर्सनालिटी, थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। सबसे पहले होती है टाइप थ्योरी, जिसको हम प्रारूप उपागम कहते हैं। सेकंड होती है ट्रेड थ्योरी, जिसको हम शील गुण सिद्धांत या विशेषक सिद्धांत कहते हैं। फिर आती है ह्यूमरिस्टिक थ्योरी। ये थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी है, आप इनके भी टाइप्स हैं बेटा आगे। फिर उसके आफ्टर डेट आती है आपकी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, जिसे मानवतावादी कहते हैं। फिर आती है आपकी साइको एनालिटिक, जिसे मनोविश्लेषणात्मक कहते हैं। फिर आती है आपकी सोशियो डायनेमिक, जिसे मनीगतिक सिद्धांत कहते हैं। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, व्यक्तित्व का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। आई विल रिपीट इट अगेन। थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटीज करा रही बेटा। बहुत सारी थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटीज होती है। सबसे पहले आती है टाइप थ्योरी। ठीक है। आफ्टर दैट आती है आपकी ट्राई टाइप थ्योरी को कहते हैं प्रारूप उपागम। फिर आती है ट्रेड थ्योरी, जिसको कहते हैं हम शीलगुण सिद्धांत या विशेषक सिद्धांत। उसके बाद आपकी आती है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, जिसे मानवतावादी कहते हैं। फिर आती है आपकी साइको एनालिटिक, इसमें पी साइलेंट रहता है बेटा, जिसको हम कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। फिर आती है आपकी साइकोडायनेमिक थ्योरी, उसको कहते हैं मन गतिकी सिद्धांत। फिर आती है आपकी सोशल कोग्निटिव थ्योरी, जिसे हम व्यक्तित्व का सामाजिक सिद्धांत कहते हैं। आप हर ने बीएड में ओनली 2 थ्योरी पढ़ी है, साइको एनालिटिक बस। यस या नो? अब आप इसमें बेटा बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो देखो, अब टाइप थ्योरी के कितने टाइप्स होते हैं। एक होता है हिपोक्रेट्स थ्योरी, इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम है। तो बेटा कई बार एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है टाइप थ्योरी कौन कौन सी है। तो सारे बच्चे बेशक से आप सबकी साउंड पर मेरे साथ साथ बोलेंगे। टाइप थ्योरी के पार्ट्स होते हैं हिपोक्रेट्स थ्योरी थ्योरी। और क्रेसमर थ्योरी, शेल्डन्स थ्योरी। उसके बाद आती है स्प्रेंजर्स थ्योरी, जंग टाइप थ्योरी और आइसनिक थ्योरी। बेटा ये इंग्लिश हिंदी सारे बच्चों के लिए सेम ही है। ये आपकी टाइप थ्योरी होती है। तो यहाँ पे एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चन दे देता है, स्प्रेंजर थ्योरी टाइप थ्योरी है या ट्रेड थ्योरी है, या साइको एनालिटिक है या साइको डायनेमिक है या सोशल कोग्निटिव थ्योरी है। तो ये आप सबको लर्न होने चाहिए। टाइप थ्योरी के पार्ट्स होते हैं हिपोक्रेट्स थ्योरी, क्रेसमर थ्योरी, शेल्डन, स्पेंजर थ्योरी, जंग टाइप थ्योरी और आइसनिक थ्योरी। ओके। उसके बाद आते हैं, इसलिए मैंने सब थ्योरीज के पहले नाम ही लिखे हैं। टाइप ए एंड बी थ्योरी, मॉर्गन एंड गिललैंड थ्योरी और होलैंड थ्योरी। ओके।
उसके बाद आती है आपकी बेटा ट्रेड थ्योरी। देखो टाइप थ्योरी के टाइप फिर से है, हिपोक्रेट्स थ्योरी, क्रेसमर थ्योरी, शेल्डन, स्प्रेंजर्स थ्योरी, जंग टाइप, आइसनिक, टाइप ए एंड टाइप बी, मॉर्गन एंड गिललैंड थ्योरी और होलैंड थ्योरी। अब आती है ट्रेड थ्योरी। अब आ जाता है, या तो वो एलपोर्ट का नाम दे देंगे या कैटल का नाम दे देंगे, कहेंगे एलपोर्ट किसकी थ्योरी है, ट्रेड थ्योरी है या टाइप थ्योरी है, कैटल ट्रेड थ्योरी है या टाइप थ्योरी है। बिग फैक्टर थ्योरी, ट्रेड की ओनली तीन ही है, शीरगुण सिद्धांत की एलपोर्ट्स, कैटल और बिग फाइव फैक्टर्स। ह्यूमनिस्टिक होती है मानवतावादी, जो सिर्फ दो लोगों ने दी है, मैस्लोस थ्योरी, मैस्लो की थ्योरी और रोजर्स की थ्योरी। देखो ट्रेड, ये तो बेटा आप सब साथ के साथ याद करते, ट्रेड थ्योरी होती है एलपोर्ट की, कैटल्स की और बिग फाइव फैक्टर्स। बिग फाइव फैक्टर्स ह्यूमनिस्टिक मानवतावादी। मैंने आपको बहुत पहले जब एक चीज कराई थी तो मैंने बताया था कि अगर मानवतावादी से कुछ भी चीज है तो आप मैस्लो पे टिक करके आएंगे, अब्राहम लिंकन पे, जब हमने फर्स्ट क्लास ली थी। तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी हमेशा मैस्लो थ्योरी और रोजर्स थ्योरी के नाम से आती है। उसके बाद आती है आपकी साइको एनालिटिक्स, मनोविश्लेषणात्मक, सिर्फ एक व्यक्ति ने दी है, सिगमंड फ्रॉइड ने। साइको एनालिटिक थ्योरी कहीं भी आए, साइको एनालिटिक थ्योरी मनोविश्लेषणात्मक, सिगमंड फ्रॉइड। उसके बाद आती है बेटा साइकोडायनेमिक, चीजें अलग अलग है, कंफ्यूज मत हो जाना। साइकोडायनेमिक थ्योरी और एनालिटिक अलग अलग है, एनालिटिक तो सिर्फ एक व्यक्ति ने दी है। अब आता है साइकोडायनेमिक, मन गतिक सिद्धांत, एल्डर्स थ्योरी, जंग्स थ्योरी और एरिक्संस थ्योरी, और होरियंस थ्योरी और सुलिवान थ्योरी। एरिक्सन की थ्योरी आपने फर्स्ट ईयर में की थी, यस एवरीवन, की थी ना? यस मैम। ठीक है, तो जी देखो जी। आपने जब ये नहीं करा था कि ये साइकोडायनेमिक की थ्योरी है, और आई थिंक हमने सिगमंड फ्रॉइड की भी की थी फर्स्ट ईयर में। यस मैम। ठीक है, जब भी आप हमने ये नहीं पढ़ाते कि साइको एनालिटिक की है, तो बेटा एग्जामिनर कैसे देते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी किसके अंतर्गत आती है, मनोविश्लेषणात्मक की में आती है, और आपकी आइसनिक की थ्योरी मन गतिक के सिद्धांत के अंतर्गत आती ही आती है। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी करा चुकी हूँ। अगर सोशल का कहीं भी नाम आ जाए तो किससे ऐड करोगे, एल्बर्ट बंडूरा से। किससे ऐड करोगे एवरीवन, एल्बर्ट एल्बर्ट बंडू। बंडूरा से। एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ ताकि आप सबको फिर से लर्न हो जाए बेटा। देखो हमारी टाइप थ्योरी, हिपोक्रेट्स, क्रेसमर, शेल्डन, स्प्रेंजर थ्योरी, जंग टाइप थ्योरी, आइसनिक थ्योरी, टाइप ए एंड बी, मोर्गर एंड गिलीलैंड थ्योरी और होलैंड थ्योरी। फिर इसमें बेटा देखो वैसे ज्यादातर क्वेश्चन जिस पे आएगी मैं सिर्फ उसी के ही क्वेश्चन कराऊंगी, वही टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी और नहीं करूंगी, पर ये थ्योरीज के नाम तुम्हें याद करने होंगे बेटा। ट्रेड थ्योरी किस किस ने दी थी, एलपोर्ट, कैटल ने दी थी, और बिग फाइव फैक्टर। अब ये कंफ्यूज मत बेटा, आइसनिक ने साइकोडायनेमिक भी दी थी और टाइप थ्योरी भी दी थी। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी दो लोगों ने दी है खाली, मैस्लोव ने और रोजर्स ने। और साइको एनालिटिक, ये तो अपने दिमाग में, मनोविश्लेषणात्मक, साइको एनालिटिक, सिगमंड फ्रॉइड। ये पक्का आता है बेटा साइको एनालिटिक का क्वेश्चन, तो पक्का 101%। साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी सिगमंड फ्रॉइड ने, ठीक है, और साइकोडायनेमिक दी थी एल्डर्स, एल्डर्स ने, जंग ने, एरिक्सन ने, हर्नीज ने और सुलिवान ने। और आपकी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी हमेशा बता चुकी हूँ, व्यक्तित्व का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत एल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। अब देखो टाइप थ्योरी क्या कहती है, टाइप थ्योरी हैज एक्सप्लेन पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ साइक्यू एंड टेम्परेटमेंट। पारूप उपागम के सिद्धांतकारों ने शारीरिक गठन और स्वभाव, जो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो आपका बॉडी का साइक्लिक फिजिकल स्ट्रक्चर है, उस पर बात की है। तो आ जाता है कि टाइप थ्योरी ने किसकी बात की है, तो टाइप थ्योरी ने हमेशा साइकी एंड टेम्परमेंट की बात करी है। प्रारूप उपागम के सिद्धांतकारों ने शारीरिक गठन और स्वभाव, किसकी बात करी, आपका शारीरिक गठन और आपके स्वभाव के व्यक्तित्व की व्याख्या की है। टेम्परेमेंट रेफर्स टू इमोशनल एक्सेप्ट ऑफ ए पर्सनैलिटी लाइक चेंज इन मूड, टेंशन और एक्सेट्रा। अब आता है कि आपका टेम्परेमेंट होता क्या है, आपका स्वभाव। टेम्परेमेंट रेफर्स टू इमोशनल एक्सेप्ट ऑफ द पर्सनैलिटी लाइक चेंजेस इन मूड, टेंशन और एक्साइटमेंट। स्वभाव व्यक्ति के संवेगात्मक पहलू को दर्शाता है, आपका स्वभाव कैसा है, जैसे आपका मूड,
आपके मूड में बदलाव, आपका तनाव, आपकी उत्तेजना, ये सारी चीजें आपकी किस में दर्शाती है? आपके स्वभाव में, कि आप कैसे हो। आपके तनाव में दिखते हो तो बेटा वो आपके नेचर में अपने आप दिखाई दे जाती है, आपकी पर्सनैलिटी में अपने आप दिखाई दे जाती है। आप हर चीज को लेके बहुत उत्तेजित होते हो, ये सारी चीजें आपकी उसमें दिखाई दे जाती है। तो एग्जामिनर चेंजेस इन मूड, टेंशन, एक्साइटमेंट, ये बातें किसने बोली थी? टाइप थ्योरी के अंतर्गत आती है। अब हम करेंगे हिप्पोक्रेट्स की थ्योरी कब आई थी? 400 बीसी में आई थी। यस एवरीवन, हिप्पोक्रेट्स की थ्योरी कब आई थी बेटा? 400 फोर बीसी। हंड्रेड हिप्पोक्रेट्स की कराऊंगी और नहीं कराऊंगी, अदरवाइज आप सब कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। हम धीरे धीरे पर्सनालिटी की थ्योरी ऐसे ही फिनिश करेंगे जैसे हमने इंटेलिजेंसी की करी थी। फिर ज्यादा कराऊंगी तो तुम सब कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? तो हिप्पोक्रेट्स की थ्योरी आई थी बेटा हमारी 400 बीसी में। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी वाज डन बाय हिप्पोक्रेट्स। व्यक्तित्व का पहला वर्गीकरण किसने दिया था? आपके हिप्पोक्रेट्स ने ही दिया था। किसने दिया था बेटा? हिप्पोक्रेट्स ने ही दिया था। व्यक्तित्व का पहला वर्गीकरण हिप्पोक्रेट्स के द्वारा दिया गया था, और ये फ्लूइड पे आधारित था। किस पे आधारित था? ये तत्व पे आधारित था, फ्लूइड पे आधारित था। ये कहता है कि बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल एक्सेप्ट हिप्पोक्रेट्स डिवाइडेड द पर्सनालिटी इनटू 4 ग्रुप्स। हमारे जो वो होते हैं बायोलॉजिकल एक्सेप्ट, क्या होते हैं? हमारे जो हमारे जैविक पहलू होते हैं, ठीक है, उसके आधार पर हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व को 4 समूह में विभाजित किया। देखो कौन कौन सा। बेटा एक आता था हिप्पोक्रेट्स की थ्योरी कितने टाइप्स की होती है, हिप्पोक्रेट्स ने कौन से साल में दी, कौन सी इसमें दी थी? सबसे पहले व्यक्तित्व कौन था जिसने पर्सनालिटी की बात करी थी? तो हिप्पोक्रेट्स था। देखो इसके नाम है अजीब से, पर आप सबको याद करने पड़ेंगे। क्लोरिक, कोपशील, मैकेनिकल विवादवादी, सैनग्यून उत्साही रहता है, और फ्लूमैगेटिक सैलिमैसिक। आई विल रिपीट इट अगेन। टाइप ऑफ हिप्पोक्रेट्स थ्योरी 4 टाइप्स की होती हैं। क्लोरिक, कोपशील, मैकेनिकल विवादी, सैनग्यून उत्साही, फिलेमैगेटिक शेल्समिक। ये याद रखोगे। साथ के साथ दिस वन टेबल। क्लोरिक, क्या उनका फ्लूइड कैसे होता है? अब आप हर का बेटा यू कहते हैं येलो बाइल है, तो इट मींस वो येलो बाइल कहां से रिलीज हो रहा है? आपका फ्लूइड लीवर से। कहां से रिलीज हो रहा है बेटा? लीवर से। तो यहाँ पे आ जाता है कि क्लोरिक में आपको येलो बाइल आता है, आपको पीला पित्त आता है, तो वो आपके लीवर से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है विवादी, जिसमें आपको ब्लैक पित्त आता है, वो आपके किडनी से रिलेट करता है। नेक्स्ट आता है उत्साही, उसमें ब्लड बाइल आता है, रक्त पित्त आता है जो हार्ट से रिलेट करता है, और फिलोमैगेटिक कफ प्रवृत्ति होती है जिसमें लंग्स, ठीक है। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके बिहेवियर कैसे होते हैं, इनके बिहेवियर कैसे होते हैं। इसमें अगर एग्जामिनर का मन करे तो बेटा फ्लूइड्स पूछ लेता है, वरना नहीं। ये तुम इजीली भी याद कर सकते हो, इसमें कोई टफ नहीं है। क्लोरिक येलो बाइल लीवर, मैकोनिकल ब्लैक बाइल किडनी, सैंग्विन ब्लड ब्लड बाइल हार्ट, और क्या कहते हैं फिलेमेगेटिक, फिलेमेगेटिक फ्लेम पी से फ्लेमेगेटिक और पी से फ्लेम लंग्स। क्लोरिक येलो लीवर, मैकेनिकल ब्लैक किडनी, और ब्लड वाइड हार्ट। अब इसका क्लोरिक का बिहेवियर कैसा होता है? क्विक टू एक्ट, वो हमेशा जल्दी में रहता है, चलो चलो फटाफट, यस मुझे ये करना है। वो उग्रवादी रहता है, उसको हर चीजों में वो दिखाना होता है। आवेशपूर्ण उसका नेचर रहता है, और वो क्रोधित स्वभाव का होता है। तो इन चारों में से वो कोई भी एक पॉइंट आपको दे देगा कि क्लोरिक क्विक टू ईट, इसमें वैसे मैच द फॉलोइंग में दे देगा। हमेशा जल्दी में रहना, फायरी उग्र रहना, पेशेंटली आवेशपूर्ण हर चीज यस मैं कर सकता हूँ, एंग्री नेचर क्रोधित स्वभाव। ऊपर मैंने बताया था कि देखो इसने किसके बारे में बात की है कि हमारा व्यक्तित्व का स्वभाव कैसा रहता है। वो आपके स्वभाव से पता चलता है कि व्यक्ति कैसा है। वो गुस्से में रहता है, ठीक है, वो हर चीज को हमेशा तनावपूर्ण करता है। क्लोरिक फटाफट करता है, चलो हटो। फिगरी फायरी उग्र, पेशेंटली आवेशपूर्ण, और एंग्री नेचर हमेशा क्रोध से भरा रहता है। मैकेनिकल एंक्सियस, अच्छा ये मैडम पेपर आएगा कैसे? कोई बात नहीं बेटा, इस बार नहीं आएगा।
आफ्टर 6 मंथ बाद होगा। चिंतित, डिप्रेस, उदास रहता है। फियरफुल, भयभीत रहता है। पैसिमिस्टिक, निराशावादी। पहले में गुस्से में रहता है, दूसरे में चिंतित रहता है, उदास रहता है, और क्या रहता है, यस, और डिप्रेस रहता है, भयभीत रहता है और निराशावादी रहता है। यस, सैंग्विन, चीयरफुल, प्रसन्नचित हो ना हो देखा जाएगा भाई। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। इथवेंटिस्ट, उत्साही। सैंग्विन, चीयरफुल। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। और इथवेंटिस्टिक, उत्साही। नेक्स्ट आता है फ्लेमेटिक, काम, शांत। इनएक्टिव और अनसोशिएबल, वो एकांत में रहना उसे पसंद है। दोबारा से कराऊं? यस एवरीवन? कर लेंगे मैम। अब हो जाएगा। इसमें देखो पर बेटा कई बार एग्जामिनर एक चीज और पूछता है यहाँ पे, इमोशनली अनस्टेबल कौन से रहते हैं लोग? कौन से रहेंगे? जो लोग गुस्से में रहेंगे। यस या नो? यस मैम। जो लोग गुस्से में रहेंगे, मैकेनिकल और क्लोरिक। तो इतना तो आप दिमाग लगा सकते बेटा, आपको माइंड यूज करना पड़ेगा कि इसलिए मैंने पर फिर भी बना दिया। इमोशनली अनस्टेबल लोग कौन रहते हैं? जो संवेगात्मकताओं से नहीं जुड़ते, जो हमेशा निराशावादी रहते हैं, वो मैकेनिकल फर्स्ट वाली और सेकंड वाली। और इमोशनली स्टेबल क्या रहते हैं? यस, जो एकांत प्रिय रहते हैं, जो फिलोमैग्नेटिक रहते हैं और सैंग्विन रहते हैं। ठीक है। फिर आती है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट देखा आपने? जो लोग अंदर ही अंदर अपने आप में घुटते रहते हैं, वो किसी के साथ अपनी बातें शेयर नहीं करते, कहते हैं बच्चा बहुत इंट्रोवर्ट है, जल्दी से अपनी बातें किसी को शेयर नहीं करता। बेटा जो बच्चे अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं, जो अंदर ही अंदर अकेलापन महसूस करते हैं, जो बहुत ज्यादा गुस्सा रहते हैं, जिनके अंदर उग्र रहता है, वो बच्चे इंट्रोवर्ट रहते हैं। वो मैकेनिकल और फिलोमैग्नेटिक होता है। एक्सट्रोवर्ट बहुत ज्यादा वो होता है क्लोरिक और सैंग्विन। वो कौन रहते हैं बेटा? क्लोरिक और सैंग्विन। ओके। यहां तक किसी को समझ में नहीं आया तो मैं आपको 2 या 3 मिनट दे रही हूँ, मुझे बताना। फिर हमारा उस दिन बेटा एसएसटी का पॉइंट रह गया था, आज मुझे फिर वो भी फिनिश करना है। आपको 4 मिनट, 4-5 मिनट दे रही हूँ, नहीं समझ में आया तो फिर मुझे बताना बेटा। आ गया सबको समझ में? मैम एक बार टाइप दोबारा रिवाइज करवा दो। टाइप थ्योरी, टाइप्स थ्योरी या इसके हिपोक्रेट्स के बेटा? हिप्पोक्रेट्स के मैम। देखो बेटा हिपोक्रेट्स का हमारे 4 टाइप की होती है, क्लोरिक, मैकेनिकली, सैंग्विन और फिलोमैग्नेटिक। ठीक है। कोपशील, विवादी, उत्साही और सेल्मिक्स। जो क्लोरिक होते हैं वो बच्चे बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं, उग्र रहते हैं और हर चीज को फटाफट करने की कोशिश करते हैं कि यस, सबसे पहले मैं ही उसको फिनिश कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं ही उसको खत्म कर सकता हूँ। और जो फिलेमेटिक होते, जो मैकेनिकल होते हैं, वो क्या होते हैं? वो हमेशा चिंतित रहते हैं, तनावपूर्ण रहते हैं कि हाँ ये भाई कैसे होगा, कैसे करूंगा। डिप्रेशन में रहते हैं, भयभीत रहते हैं और निराशावादी रहते हैं। इंग्लिश में याद नहीं होता ना बेटा, तो आप चिंतित, उदास, भयभीत, निराशावादी भी कर सकते हो। यू कैन डू इट। पर मैम क्वेश्चन पेपर तो इंग्लिश में ही आएगा। बेटा दोनों लैंग्वेज होती है आपके पास, ओके मैम। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास दोनों लैंग्वेज होती है। हिंदी वाले बच्चों के पास भी दोनों लैंग्वेज होती है। ठीक ऑफलाइन है ही तो होता है ना पेपर। हाँ, पर यू कह रहे हैं इस बार ही ऑफलाइन होगा, नेक्स्ट टाइम से ऑनलाइन हो जाएगा। अच्छा। तो बेटा चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, आपके पास मीडियम दोनों रहते हैं। ऑनलाइन में भी आपके पास मीडियम चेंज करने की फैसिलिटी होती है, यू कैन इजीली चेंज इट। सैंग्विन क्या मैम वो होता है? फॉर्म फिल करवाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट तो पूछते ही होंगे ना कि आपको कौन से सब्जेक्ट का पेपर देना है। हाँ, 2 सब्जेक्ट। तुम किस किसने फॉर्म फिल कर दिया वैसे अभी तक? मैंने कर दिए। पूनम 2 सब्जेक्ट, तेरे को दिक्कत तो नहीं है ना बेटा, जैसे अंजू कह रही थी? नहीं, उसने पूछा था कि एसएसटी ले रखी है तो मैंने बता दिया कि हाँ। फिर उन्होंने एसएसटी कर दिया, फिर उन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड पूछ लिया था बस।
बस फिर उन्होंने इंग्लिश और आराम से हिंदी। कर दिया। बेटा लैंग्वेज फर्स्ट हाँ। क्लास और इंग्लिश और हिंदी आएगी बस। हाँ, बस उसमें इंग्लिश और हिंदी कर दी। बस चलो ठीक है बेटा, टाइम देखो। अब आता है सैंग्विन क्या होते हैं। वो चीयरफुल होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, ठीक है, वो प्रसन्नचित होते हैं, आशावादी होते हैं और उत्साही होते हैं। फिलोमैग्नेटिक शांत रहते हैं हमेशा, इनएक्टिव रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, एकांत प्रिय रहते हैं। अब ये बच्चे शांत रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, एकांत प्रिय रहते हैं, जब भी इनको इंट्रोवर्ट बोलते हैं। यस या नो, इसी से सोचो बेटा। तो मैंने तो अलग से बना दी, तुम इसके आगे इंट्रोवर्ट लिख सकते हो और इमोशनली स्टेबल लिख सकते हो इसके आगे, फिलोमैग्नेटिक के आगे। क्योंकि बच्चे शांत रहेंगे, निष्क्रिय रहेंगे, एकांत प्रिय रहेंगे, तो इमोशनली स्टेबल भी रहेंगे और इंट्रोवर्ट भी रहेंगे। यस या नो। यस मैम। और जो बच्चे जितना यस मैम। चिंतित रहते हैं, उदास रहते हैं, भयभीत रहते हैं, निराशावादी रहते हैं, ये जब भी इंट्रोवर्ट रहते हैं, ये किसी से कोई अपनी बातें शेयर नहीं करते, तो ये इमोशनली डिस्टेबल हो जाते हैं। ठीक है। और यस और मैम। आपस में दोनों जो दो रह गए, वो दोनों बिल्कुल सही होते हैं, तो वो एक्सट्रोवर्ट रहते हैं। और वो एक आपस में तुम्हें चेंज करना पड़ेगा बेटा। तो एग्जामिनर सिर्फ पता है इनमें से एक एक दे देगा, फायरी सी मैकेनिकल का एग्जांपल है या किसका है, इसके मैच द फॉलोइंग दे देंगे। तो ये आप सबको बेटा लर्न करना पड़ेगा। और बेटा टेंशन मत लो, ठीक है। सब बच्चे कोशिश करते हैं, एक बार में क्लियर नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है कि मैडम नहीं होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं बेटा, एक बार में ना बहुत कम बच्चों का ही होता है वैसे। ये बातें तुम्हें भी पता है। यस या नो एवरीवन। ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तुम अपनी तरफ से 100% दे रहे हो बेटा, मैं भी दे रही हूँ। ये आने वाले टाइम में तुम्हारी मेहनत है और बस यही है। ठीक है। मैम चलो ये जो आपने ये बीच में ये बताया है कि ये लीवर किडनी हार्ट ये वाला भी आएगा क्वेश्चन पेपर में, बेटा, आ सकता है? एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड है। वैसे इस 20% है ये आना, पर ज्यादातर ये हिपोक्रेट्स का ये पूछ लेते हैं कि उसका नेचर ऐसा होता है, इसका नेचर ऐसा होता है, उसका नेचर ऐसा होता है। ठीक है मैम। अब कल मैंने जैसे इंटेलिजेंसीज का दिया था, तो उसमें मैंने इंटेलिजेंसी क्वेश्चंस दे दिए थे, आईक्यू लेवल दे दिया था, दिए जी थे ना मैम। सबको आईक्यू लेवल वगैरह। जी मैम। तो सिर्फ क्वेश्चन इतना ही आता है बेटा, और इससे ज्यादा औसत आईक्यू कितना माना जाता है, 100, 130 प्लस उससे आईक्यू हो जाता है, वो क्या हो जाता है, सुपीरियर या उच्च। और 70 से कम होता है तो मानसिक मंदता। 85 से मैंने कैलकुलेटर वो इस टाइप से आ जाता है। पूनम आ गया था बेटा? यस, हाँ जी मैम। आ गया था ना। देखो बीने साइमन परीक्षण किसके लिए लिखा, बीने साइमन परीक्षण बच्चों के लिए लिखा गया था। बच्चों के लिए वैक्सलर यही है, ये बेटा सिर्फ ये देखो। प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स किसने बनाया था, बताया था? खाली उन्होंने रेवन का नाम हटा दिया। हमने किया था ना ये कल? किया। यस, किया था ना बेटा। उसने खाली रेवन यस का नाम मैम। हटा दिया बेटा बस। चलो, अब यस करा दो मैम। वो एसएसटी वाला। थोड़ा सा रह गया बेटा, करा ही देती हूँ, ठीक है, एसएसटी का तुम्हारा। फिर हमें एक और चैप्टर स्टार्ट करना है। चलो देखो, उस दिन एसएसटी में क्या रह गया था, मैं दोबारा से इसकी पीडीएफ भेज रही हूँ बेटा, एसएसटी वाले की। कैटल की थ्योरी के बाद ही था। देखो कहां तक हो गया था हमारा, समुद्रगुप्त तक हो गया था कि क्या कहते हैं, अशोका के मौर्य समाज के बाद हमारा गुप्ता समाज आया था। 1700 ईयर्स एगो पहले आया था। ठीक है। और जो गुप्ता समाज था, उसमें चंद्रगुप्त ने किस लिए मशहूर था, सिर्फ अपने अलायंसेस के लिए और अपनी मैरिजेस के लिए, अपनी शादी के लिए। समुद्रगुप्त किस लिए, नेपोलियन ऑफ इंडियन किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त सेकंड किस लिए फेमस था, अपने आर्ट के लिए और अपने लिटरेचर के लिए। यस नो, अपने कला के लिए, साहित्य के लिए और व्यापार के लिए। उसकी गुप्ता शासन की विशेषता क्या थी, वो यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ कर कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। और उन्हें कौन सा प्रोविंस क्या था, कौन से विषय पर ज्यादा जोर दिया था, भुक्ति विषय पे। और कौन कौन से राजाओं ने प्रशासन चलाया था,
कुमार मात्या ने चलाया था, और वो ब्राह्मणों को और मंदिरों को भूमि दान करते थे। और अशोका क्या करता था, बस वो क्या कहता था, लोगों के साथ हमें युद्ध नहीं करना। फीचर्स ऑफ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, वो कैसा, अश्वमेध या समुद्रगुप्त कौन था, समुद्रगुप्त वो था, समुद्रगुप्त प्रस्ती कौन था, यस, समुद्रगुप्त प्रस्ती कौन था जिसने किसके बारे में लिखा था, द फेमस प्रस्तुति, यानी राजा की प्रशंसा में लिखा गया लेख था। प्रस्ती कौन था कि हमारे राजा कहाँ पर क्या क्या काम करते थे, उसके द्वारा लिखा गया एक लेख था। किसने लिखा था, समुद्रगुप्त के कवि ने लिखा था, जिसका नाम हरि रिसेशन था। ठीक है, और इसने किस पे ज्यादातर किस पे लिखा था, आर्यवर्त और दक्षिणापथ के शासकों की सूची इसमें मिलती ही मिलती है। शासक और उनका प्रशासन कैसा था, यज्ञ करते थे, बड़ी से बड़ी सेना संगठित करते थे, सिक्के जारी करते थे, मंदिरों स्तंभ बनवाते थे। फिर था, उसका भुक्ति क्या था, प्रांत, प्रोविंस था। विषय क्या था, डिस्ट्रिक्ट थी। और गांव के लोग क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन बनते थे, अधिकारों से कर वसूलते थे, कानून व्यवस्था बनाए रखते थे। दक्षिण भारत में कितने राजाओं का उदय हुआ था, यस एवरीवन, दो राज्यों का उदय हुआ था, पल्लव वंश और चालुक्य वंश। ठीक है, तो पल्लव वंश की राजधानी वो कांचीपुरम थी। उसके प्रमुख शासन थे महेंद्र वर्मन और नरसिंहमा प्रथम। चालुक्य वंश की राजधानी ऐहोल थी। उसके प्रमुख शासन थे पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, जिसने हर्ष को हराया था। यही है बेटा कि हमारा जो न्यू किंगडम था साउथ में, उसमें दो ही आए थे खाली, पल्लव वंश और क्या कहते हैं, चालुक्य। पल्लव की कैपिटल कांचीपुरम थी। और देखो ऐसे याद कर लो, चालुक्य है कि कैपिटल ऐहोल थी, सी और ए। उसके बाद अचीवमेंट क्या थी, इन्होंने 8 स्टोन्स और टेम्पल्स बनवाए थे। वेलफेयर कैसा था, युद्ध भूमि और व्यापार मार्गों पर अधिकार के लिए होते थे। युद्ध किस लिए होते थे, कि ये भूमि मेरी है, व्यापार के लिए और रास्तों के लिए होते थे। जो पावरफुल आर्मीज थी उनके पास क्या होते थे, सेनाएं पैदल सैनिक और घुड़सवारों के हाथियों से बनी होती थी। सेना पहले किससे बनी होती थी बेटा, पहले, यस, या तो सेनाएं पैदल सैनिक होते थे, घुड़सवार होते थे, या हाथी होते थे। पराजित राजा कई बार विजेता को भी कर देते थे। और कैसा स्ट्रक्चर था, राजा ब्राह्मणों को भूमि दान करते थे, भूमि मिलने वाले लोग किसानों से कर वसूलते थे। इसमें कुछ नहीं है बेटा, जो जो मैंने ऊपर कराया था उतना ही है वैसे। फिर आता था हर्षवर्धन का शासन। देखो, पहला आया था मौर्य, फिर गुप्ता, और फिर हर्ष का, फिर किसका आ गया था, यस एवरीवन, हर्षवर्धन। किसका आ गया था फिर, हर्षवर्धन का, गुप्ता के बाद उत्तर भारत में। और पहले क्या था अभी तक, साउथ का। हिस्ट्री पढ़ते सबको नींद आ जाती है। सब नहीं है। ठीक है, नॉन फॉर जस्टिस एंड चैरिटी। और इसको इसने देखो, हर्षा ने इसकी कैपिटल थी कनौज। गुप्त और न्यायप्रिय, दानवीर और धर्मनिष्ठ थे। और इसने पुलकेशिन द्वितीय को इन्हें युद्ध में पराजित किया था। कंफ्यूज मत हो बेटा, समरी बता देती हूँ। आर्य मौर्य समाज के बाद आपका आया था गुप्ता वंश। गुप्ता वंश ये कहते थे कि हम ज्यादा से ज्यादा युद्ध, अश्वमेध यज्ञ युद्ध करके जीतते थे, मंदिरों को दान करते थे, भूमि दान करते थे। ठीक है, और इसमें 3 राजा आए थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समंतगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त फर्स्ट किस लिए वो था, गुप्ता काल में विवाह संबोधन से उसने अपनी शक्ति बढ़ाई थी। सम्राट समुद्रगुप्त ने भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, सम्राट समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने किसने की थी, वो था कला साहित्य और व्यापार का। उसके बाद इसमें बेटा ज्यादा फिर आ जाता है, समुद्रगुप्त प्रस्ती कौन था, जो एक प्रस्ती है जिसमें हमें राजाओं की प्रशंसा में लेख लिखा गया है। ये किसने लिखा था, समुद्रगुप्त के राजा के कवि ने, हरि शेष ने लिखा था। और इसमें आर्यवर्त और दक्षिणा पथ के सैनिक शासकों की सूची इसमें मिलती है। किसकी मिलती है, यस, आर्यवर्त और दक्षिणा पथ के राज्यों की सूची इसके अंतर्गत मिलती ही मिलती है। और किससे लड़ते थे,
अश्वमेध यज्ञ करके भूमि के लिए, कि हमें भूमि मिल जाएगी। और पहले किसकी सेना होती थी? हाथियों की और इसकी, घोड़ों की। और एम्पायर ने कितनी यूनिट्स में डिवाइड किया था? एक तो भुक्ति प्रोविंस, विषय डिस्ट्रिक्ट, और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है। अधिकारी क्या करते थे? कर वसूलते थे, बनाए रखते थे, और सिंचाई व्यवस्था देखते थे। फिर आता था दक्षिण भारत में कितने राजाओं का वो हुआ था? दो को हुआ था, पल्लव वंश और चालुक्य वंश। पल्लव वंश और चालुक्य वंश। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। इसके प्रमुख शासक थे महेंद्र वर्मन और नरसिम्हा प्रथम। चालुक्य वंश की कैपिटल एहोल। और इसके प्रमुख शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्ष को हराया था। हम्म। ठीक है। फिर न्यू किंगडम ये हो गया। मिलिट्री स्ट्रेंथ ये भी इतना वो नहीं है। उसके बाद आप बस कर लेना हर्ष एंड हिज एम्पायर। हर्ष एंड हिज एम्पायर। इवन आफ्टर द गुप्ताज, हर्षा ने रूल किया था नॉर्थ इंडिया पे। अब तक आप साउथ इंडिया का पढ़ रहे थे। उसके बाद किसका आगे बेटा? नॉर्थ इंडिया का। किसका आगे बेटा? नॉर्थ इंडिया का। और इसकी कैपिटल कन्नौज थी। और ये भी न्यायप्रिय, दानवीर और धर्मनिष्ठ था। और पुलकेशिन द्वितीय ने इसे युद्ध में पराजित किया था। युद्ध में पराजित किसको किया था? पुलकेशिन द्वितीय को। बेटा मैं मानती हूँ थोड़ा सा तुम्हें टफ लग रहा है, पर कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे कर रहे हैं और हम कर सकते हैं। ओके एवरीवन। ओके। कल पर्सनैलिटीज की दो थ्योरी कराऊंगी बेटा। मतलब टाइप थ्योरी के हम दो पार्ट करेंगे, सिर्फ दो ही करेंगे। जैसे इंटेलिजेंसीज की क्या है, इंटेलिजेंसी की थ्योरी में किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है बेटा। यस या नहीं है? नहीं है जी। अच्छा एक चीज और बताऊं। हाँ जी मैम। एक चीज और आ गई है। अब यूजीसी का नाम हट चुका है बिल का। अब हमारा बिल कौन बनाएगा? ये चीज अभी कल ही करंट आई है, देखो तो सुनो बेटा। मैं अभी बताती हूँ आप पर को दो चीज। 2 मिनट होल्ड रखो। इस चीज को आप पर लिख लेना, वरना मैं भी आप पर को लिख के दूंगी। अब जो हमारा बिल बनेगा, देखो पहले हमारा हायर एजुकेशन का बिल यूजीसी के अंतर्गत आता था, और एक होती थी एआईसीटी जो किससे रिलेट करती थी? आपकी इंजीनियरिंग वगैरह से रिलेटेड। ठीक है। उसके बाद देखो जो सिंगल हायर एजुकेशन था, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सारे बिल यूजीसी, ऑल इंडिया, चाहे एनसीटी हो, चाहे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हो, चाहे आपकी यूजीसी हो, आपकी हायर एजुकेशन के अंतर्गत बेटा तीन चीजें आती हैं। कंफ्यूज मत हो। एक होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो सारी यूनिवर्सिटीज का देखती है। ठीक है। एक आती है एआईसीटीई जो टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड चीजें देखती देखती है। एक होती है एनसीटीई जो नेशनल काउंसिल फॉर जैसे जैसे जो बीएड, जेवीटी और एमएड का काम देखती है। तो यूजीसी के अंतर्गत तीन चीजें आते थे, इन तीनों के बिल अलग अलग पास आउट होते थे। अब कहता है कि नहीं, इन सबके बिल एक जगह ही पास आउट होंगे, और उसका नाम है विकसित भारत शिक्षा अधिकिशन। क्या नाम है इसका? विकसित भारत शिक्षा अधिकशन। आया समझ में सबको? बेटा आपकी हायर एजुकेशन आफ्टर 12th की बात स्टार्ट होती है। ठीक है। यस मैम। आप किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो, सिंपल बीए, बीकॉम, एमए, बीएससी करते हो, ये तो आपके आते हैं यूजीसी के अंतर्गत। किसके यस अंडर मैम। आती है ये? यूजीसी यूजीसी। के अंडर। यूजीसी। और आप कोई भी जैसे बीएससी करते हो, कोई भी टेक्निकल कोर्स करते हो, वो आते हैं आपके एआईसीटीई के अंतर्गत। आ- ठीक है। एआईसीटी जिसकी ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, क्योंकि आप टेक्निक की चीजों को सीखते हो। और फिर जैसे अब आप बीएड कर रहे हो, तो वो आती है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटी के अंतर्गत ही। वैसे कल मैं लिख के समझाऊंगी तुम्हें। तो इन सबके बिल पहले अलग अलग पास आउट होते थे। अब वो कह रहे कि नहीं, अब सबके बिल एक जगह ही पास आउट होंगे, जिसका नाम बनेगा विकसित भारत शिक्षा अधिकशन, ADHIKSHAN। ये कल ही है ये बेटा। तो क्या पता है ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है। ओके।
ये आपके यस क्वेश्चन में मैम। बन के आ सकता है। बस इसके अंतर्गत मेडिकल और लॉ कॉलेजेस नहीं आएंगे। कौन से कॉलेज नहीं आएंगे बेटा? ओनली मेडिकल एंड लॉ। मेडिकल एंड लॉ कॉलेजेस नहीं आएंगे। ठीक है। यस मैम। ओके। आज के लिए इतना ही है। कल मैं तुम्हें सबको लिख के दूंगी और ये सब चीज हो जाएगी। देखो HECI था, आया था, ये तो हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी कहा था, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। यस या नो? कि यस मैम। हमारे सारे काम HECI देखेगी। अब ये मैंने कराया था शायद न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी। ठीक है। तो यही होगा बेटा, सारे के भी चेंज हो चुका है। चलो। आज वाला कोई समझ में नहीं आया तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं कल थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी थोड़ा सा दोबारा से करा दूंगी। ओके। ओके मैम। ठीक है बेटा। ओके एवरीवन, बाय। बाय मैम।